तकदीर के पन्नों पर लिखी थी कैसी सियासत, कांटों का ताज था और फूलों सी थी चाहत। एक पल में मिली सल्तनत, एक पल में खो गई। कहानी जो शुरू हुई थी, आंसुओं में सो गई। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की कहानी में चलेंगे जो उम्मीदों से भरी एक सुबह से शुरू हुई और एक बेहद दर्दनाक शाम पर खत्म हुई। ये कहानी है राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनकी हत्या तक के सफर की। इन दो तारीखों के बीच सिर्फ 7 साल का फासला था, लेकिन इन 7 सालों ने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो बात है 31 अक्टूबर 1984 की। एक राष्ट्रीय त्रासदी के बाद देश को मिला अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री, महज 40 साल के राजीव गांधी। एक ऐसा चेहरा जिन्हें सियासत से ज्यादा टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी, अब उन्हीं के कंधों पर देश की बागडोर थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? कांग्रेस पार्टी के लिए उनका राजनीति में नया होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें एक ऐसे साफ सुथरे, एक ऐसे फ्रेश चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था जो देश को स्थिरता दे सकता था। एक ऐसा युवा नेता जो भविष्य की बात करता था। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का ताज कांटों से भरा होता है, और ये बात बहुत जल्द सच साबित होने वाली थी। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही राजीव गांधी को एक ऐसी भयानक चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उनके पूरे कार्यकाल पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या की खबर फैली, देश के कई हिस्सों में, खासकर दिल्ली में, भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। असल में यह आंकड़ा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शहर के शहर हिंसा की आग में जल रहे थे। पर सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ भीड़ का बेकाबू गुस्सा था? नहीं, आरोप बहुत ज्यादा संगीन थे। ये कहा गया कि पुलिस या तो मूक दर्शक बनी रही या उसने दंगाइयों का साथ दिया। हमलावरों को राजनीतिक शह मिली और कई मामलों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इन आरोपों ने सरकार और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में राजीव गांधी का एक बयान सामने आया। एक ऐसा बयान जो आज तक उनकी राजनीतिक विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। दंगों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस एक लाइन की आज तक बहुत कड़ी आलोचना होती है। खैर, इन भयानक घटनाओं के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब देश में चुनाव हुए तो जनता ने राजीव गांधी पर जबरदस्त भरोसा दिखाया। ऐसा लगता है एक तरफ जहां देश शोक में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ एक स्थिर और मजबूत सरकार की चाह भी थी। और जब दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने इतिहास बना दिया। कांग्रेस ने 414 सीटें जीतीं। जी हां, 414। ये भारतीय चुनावी इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी जीत है। अब राजीव गांधी सही मायनों में जनता के प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस भारी बहुमत के साथ राजीव गांधी ने अपने विजन पर काम करना शुरू किया। उनका सपना था 21वीं सदी का भारत बनाने का, और इस सपने के केंद्र में थी टेक्नोलॉजी। उन्होंने ही भारत में कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी, टेलीकॉम के विस्तार पर जोर दिया और हां, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को भी ताकत। शिखर पर पहुंचकर भी संभलना कहां आसान था। किस्मत के खेल में एक और इम्तिहान था। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तभी राजनीति के आसमान पर भ्रष्टाचार के काले बादल मंडराने लगे। और उन्हीं बादलों के बीच से एक नाम गूंजा, एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में घोटाले का दूसरा नाम बन गया, बोफोर्स। ये वो घोटाला था जिसने राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि पर, मतलब उनकी ईमानदारी वाली इमेज पर, सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बोफोर्स कांड ने उनकी सरकार की नींव तक हिलाकर रख दी। तो आखिर ये बोफोर्स मामला था क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो आरोप यह था कि स्वीडन की एक हथियार कंपनी बोफोर्स से तोपें खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई थी। और इस डील को करवाने के लिए भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की दलाली यानी कि घूस दी गई थी। और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान क्या हुआ? इसका असर सीधे सीधे राजीव गांधी की अपनी इमेज पर पड़ा। वो नेता जो मिस्टर क्लीन बनकर राजनीति में आया था, अब उसी की सरकार पर भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप लग रहे थे। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था। बोफोर्स के दाग और 1989 के चुनाव में हार के बाद राजीव गांधी विपक्ष में आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक बार फिर जनता के बीच जा रहे थे, पूरे देश का दौरा कर रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा था, और अफसोस वो एक बेहद दुखद अध्याय था।
तारीख थी 21 मई 1991 और जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। राजीव गांधी एक चुनावी रैली के लिए वहां पहुंचे थे। माहौल में जोश था, नारे लग रहे थे, लेकिन किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। वो लोगों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक महिला फूलों की माला लेकर उनकी तरफ आई। जैसे ही वो महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, एक जोरदार धमाका हुआ। वो एक आत्मघाती हमला था और उस हमले में राजीव गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे श्रीलंकाई आतंकी संगठन LTTE का हाथ था और यह हमला श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने के भारत सरकार के फैसले का बदला लेने के लिए किया गया था। भारत ने हिंसा में अपने एक और पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया था। तो सवाल उठता है कि राजीव गांधी की विरासत क्या है? क्या वो एक ऐसे नेता थे जो देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे, लेकिन विवादों और सियासत के चक्रव्यूह में फंस गए? या फिर वो एक ऐसी उम्मीद थे जिसका अंत बेहद हिंसक और दुखद हुआ? उनकी कहानी हमें एक बात तो जरूर दिखाती है कि सत्ता का शिखर जितना आकर्षक लगता है, उतना ही चुनौतियों से भरा भी होता है। सफर अधूरा रह गया, मंजिल न मिली, ख्वाब जो देखे थे वो हकीकत न बने, यादों के चिराग जलते रहेंगे हमेशा, वो कहानी जो पूरी होकर भी पूरी न हुई। तो ये थी राजीव गांधी के दौर की कहानी। अगर हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।